एक स्टोरी था कि बाप ने क्या किया, 5 लड़कों को अलग अलग स्टिक दे दी, बोलते अभी इसको तोड़ो। हाँ, बंडल ऑफ स्टिक, पहला बंडल ऑफ स्टिक दे दिया तो उसमें से कोई भी तोड़ नहीं पाया। बाद में अलग अलग दे दिया तो सब लोग ने अलग अलग तोड़ दिया। तो उधर पे सिखाया गया था एकता में शक्ति है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव चाहिए, गोल अचीव करने का है, देयर मस्ट बी टीम स्पिरिट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। टीम स्पिरिट, जैसा जेमिन ने बोला सर क्रिकेट में भी टीम वर्क होना चाहिए, यस बराबर है। मालूम पड़ा बॉलर बॉलिंग कर रहे, फील्डर कैच छोड़ रहे, फील्डर फील्डिंग कर नहीं रहे, वो बाउंड्री जा रहे हैं, लगा आराम से मस्त जॉगिंग करते करते जा रहे, कैसा टीम जीतेगा रे, कैसा टीम जीतेगा। ओके, सो देयर मस्ट बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉइज एंड देयर मस्ट बी टीम स्पिरिट। और ये काम किसका है, मैनेजर का काम है। टीम काम किसका है, मैनेजर का काम है। ओके, तो मैनेजर शुड डेवलप टीम स्पिरिट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉइज। चलो आगे, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सर ये क्या है सेंट्रलाइजेशन? ये तो नाम तुम लोग ने, तुमको मालूम पड़ गया रहेगा, कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके पास ही सब काम होता है, सेंट्रलाइजेशन। चलो, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेट ऑन पावर एंड अथॉरिटी। सबका पावर एक ही के पास है, सबका पावर एक ही के पास है, किसी एक ही पर्सन को पावर देके रखा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल को ही पावर है, टॉप लेवल को ही पावर है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल इल्ले, कुछ पावर नहीं है। मतलब मुझे एक बात बताओ, हर बार अगर कोई डिसीजन लेने का हो, छोटा सा छोटा डिसीजन लेने का हो, किसके पास भागना पड़ेगा, किसके पास भागना पड़ेगा, टॉप लेवल के पास। तुमको ये लगता नहीं है अगर टॉप लेवल के पास गए तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा? यस सर, टाइम कंज्यूमिंग होगा ही, डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, पावर इज ओनली वन हैंड, और इधर लिखा है सॉरी, ओनली वन हैंड और फ्यू हैंड्स, दैट इज अ सेंट्रलाइजेशन। अभी मैं एग्जांपल दूं, रिलायंस है, रिलायंस की अभी इतनी सारी कंपनीज है, क्या सब कंपनीज में मिस्टर अंबानी डिसीजन लेते बैठते क्या? नहीं, वहां पे डायरेक्टर्स है, वहां पे मैनेजर्स है, हर एक जगह पे सबका रोल है, सबको बोला गया है कि भाई इतना पावर तुम्हारे पास, इतना पावर तुम्हारे पास है। ओके, तो सेंट्रलाइजेशन कैन बी सीन इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जहां छोटा ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रलाइजेशन परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, छोटा सा बिजनेस है, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो वहां पे कोई एक पर्सन डिसीजन ले रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, अरे छोटा सा बिजनेस है, किसी एक ने डिसीजन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब authority and power is given to more persons, अलग अलग लोगों को पावर देके रखा है, अलग अलग लोगों को पावर देके रखा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन centralization and decentralization and it is depends upon size and nature of the business, size and nature of the business। देखो, अगर है ना, अगर सेंट्रलाइजेशन हो गया, ध्यान से सुन लेना, अगर सेंट्रलाइजेशन हो गया तो उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका ड्रॉबैक ये है डिले इन डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन में क्या हो जाएगा, डिले इन डिसीजन मेकिंग। या फॉर एग्जांपल अगर मैं बोला तो वहां पे मनमानी जैसा हो जाएगा, डिले नहीं बोल सकते बट मनमानी जैसा हो जाएगा, हम जो लेते हैं वही। या फिर डिले भी हो सकता है, क्यों डिले भी इसके लिए हो सकता है, हर बार हमको भागना पड़ेगा वो पर्सन के पास। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो गया तो उसका ड्रॉबैक क्या है, अगर सब लोग को पावर मिल गया तो सब लोग अपना मनमानी करेंगे, सब लोग अपना मनमानी करेंगे। सो देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे अभी इधर पे देखो, इधर पे देखो, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो मैनेजर, तीन अलग अलग चीज के लिए मैनेजर रखा है, मैनेज फॉर स्पोर्टिंग गुड्स डिवीजन, बोर्ड गेम डिवीजन, कंप्यूटर गेम डिवीजन। अब ये प्रेसिडेंट ने पावर तीन लोग को देख के रखा है, एक दो तीन। लेकिन अभी सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में प्रेसिडेंट ने पावर खुद के पास रखा है,
तो सेकेंड वाला सेंट्रलाइजेशन हो गया, बाकी डिसेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब क्या? मीन्स ब्रिंग समथिंग न्यू. ब्रिंग समथिंग न्यू. So initiative refers work in initiative, innovative way. The superior must encourage and inspire subordinate to show initiative. देखो, मैनेजर है, जब मैनेजर कोई डिसीजन लेगा या मैनेजर कोई प्लान बनाएगा, तो मैनेजर विल आस्क सबॉर्डिनेट कि अभी क्या करना चाहिए. ब्रिंग समथिंग न्यू, कुछ आइडिया लेके आओ. देखो, जितने दिमाग उतने आइडिया, जितने दिमाग उतने आइडिया. देखो, अगर कोई सजेशन दे रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, अगर आप उसकी सजेशन सुन लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको सजेशन देगा, नया कुछ लेके आएगा, बोलेगा ये न्यू सजेशन है. हाँ, अभी ऐसा फॉर एग्जांपल आप कुछ डिसीजन लेने जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, किसी ने बोला सर आई हैव अ बेटर सजेशन, चुप बैठ, चल चुपचाप बैठ. नेक्स्ट टाइम वो सजेशन देगा ही नहीं. नेक्स्ट टाइम वो सजेशन देगा ही नहीं आपको, अगर आपने उसको चिल्ला दिया. हाँ, लेकिन अगर आप कुछ फॉर एग्जांपल यू आर द मैनेजर, इफ यू आर द मैनेजर एंड यू आर टेकिंग सम डिसीजन, तो डिसीजन लेने के पहला जस्ट डिस्कशन करने के अंदर कुछ बेटर आइडिया आ जाएगा, बेटर आइडिया आ जाएगा. सो सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन फ्रीडम टू कम अप विथ सजेशन और आइडियाज. दिस इज नॉट ओनली हेल्प्स इन हेल्थी कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो बूस्ट्स मोरल ऑफ द सबऑर्डिनेट. जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, अभी मैं कुछ काम करने जा रहा है, अगर मैं आपका सजेशन लेता है, भले मैं सजेशन नहीं मानू, भले सजेशन में उसको एक्सेप्ट नहीं करूं, लेकिन आपके माइंड में एक ऐसा रहता है, एक बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकली आप इतना हैप्पी हो जाएंगे, अरे सर ने हमारा सजेशन सुना, एटलीस्ट सुना तो कम से कम. फॉलो करना नहीं करना दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट एटलीस्ट सजेशन तो मान लिया. और अगर सजेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो एम्प्लॉय विल लाइक अभी अपन चांद पे, एम्प्लॉय विल बी लाइक अभी अपन चांद पे, सर ने अपना बात माना है. बराबर है, सर ने अपना बात माना था. नेक्स्ट टाइम क्या, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम और सजेशन देगा अपन, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, और सजेशन देगा. सिंपल सी बात है, अगर सजेशन इज वेरी हेल्दी फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो दिस विल हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. जैसा बूस्ट मोरल कैसा हो गया, बोलते हैं ना, छाती चौड़ा हो गया अपना, खुश हो गए हम लोग, एम्प्लॉयज खुश हो जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉय क्या करेगा, और बेटर ऑप्शन लेके आएगा. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. सर टेन्योर का मतलब क्या? तो टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड. टेन्योर का मतलब टाइम पीरियड. चलो अभी यहां पे ध्यान दो. अगर कोई एम्प्लॉय को स्टार्टिंग में बोलेंगे जो टेम्पररी अपॉइंट है, ध्यान से सुन लेना, टेम्पररी अपॉइंट है, तो वो ना प्रॉपरली काम नहीं करेगा. उसको पता है 4 महीने के बाद तो जाना ही है मेरे को, 4 महीना तक काम करेगा, 4 महीने के बाद जाना ही है मेरे को. बराबर है, 4 महीने के बाद जाना ही है. अगर उसको बोलेंगे परमानेंटली तेरे को काम करने का, एंड परमानेंटली काम करने के बाद में तेरे को तेरे सैलरी में इंक्रीमेंट होगा तेरे परफॉर्मेंस को देख के, पहले बोल दिया परमानेंट है, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, तो वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करेगा, इफेक्टिवली काम करेगा. ओके, उसको पता है कि भाई अगर मैं अच्छा काम करेगा तो मेरे को अच्छा सैलरी मिलेगा. तो एक ही पॉइंट है, नो एम्प्लॉय शुड अपॉइंट टेम्पररी फॉर लॉन्ग पीरियड. टेम्पररी फॉर लॉन्ग पीरियड. क्यों? अगर जॉब सिक्योरिटी है तो अच्छे से काम करेगा, जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो क्या करेगा, ए अभी मेरे को बॉस ने बोल दिया ना 3 महीने के बाद काम नहीं करने का, तो भाई 3 महीने तक अपन अपने हिसाब से काम करेगा. अब आप बोलेंगे सर कोविड में जॉब सिक्योरिटी का देखो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर बेटा, वो डिफरेंट मैटर है. लेकिन आप पहले से ही अगर बोल दो कि तू 3 महीने के लिए काम कर रहा है, तो भाई वैसे ही काम करेगा. अभी मेरे को कॉलेज में फॉर एग्जांपल, कॉलेज में कहीं से मेरे को ऑफर है कि आपको 6 महीने के लिए पढ़ाने का है, तो 6 महीने में कैसा भी पढ़ाएगा, मेरे को कौन सा रेपुटेशन का मतलब है. मेरे को बोला परमानेंट पढ़ाने का है, तो भाई मैं परमानेंट को वो हिसाब से मैं हार्डवर्क करेगा. क्यों? मेरे को मेरा रेपुटेशन बिल्ड करने का ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, तो एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट manager should assure employee about the job security. If employee are secured about their job, they will give best contribution for the achievement. If employee are not sure about the job security, they will not give best contribution. Insecurity of job always affect efficiency of employee. अगर एक सिंपल सी बात है,
उसके माइंड में अगर ये भर के रख दिया तो टेम्पररी काम कर रहा है, 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 वो ऑलवेज इनएफिशिएंट होगा, ऑलवेज एफिशिएंट के साथ, एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा, हर बार टेंशन रहेगा, अरे अभी मेरा काम जाने वाला है, अभी मेरा काम जाने वाला है. ओके, सो जॉब सिक्योरिटी रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो. सर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो मतलब क्या? एम्प्लॉय लीव्स जॉब विद इन स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड टाइम. अभी उसको तुमने बोल दिया तू परमानेंट नहीं है, तो भाई उसका यही है, परमानेंट नहीं है, 3 महीना बोला ना, चल मैं 2 महीने में काम छोड़ देगा, मेरे को किधर और काम मिलेगा. एक सिंपल सी बात है, मेरा माइंड में तो ये रहेगा 3 महीने के बाद में मेरे को जॉब वापस से ढूंढने का है, तो मैं कभी भी जॉब छोड़ देगा. ओके, तो इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब ऑलवेज अफेक्ट एफिशिएंसी. एक सिंपल सा फंडा इधर पे, नो एम्प्लॉय शुड, नो एम्प्लॉय शुड अपॉइंट टेम्पररी फॉर लॉन्गर पीरियड, टेम्पररी फॉर लॉन्गर पीरियड. ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेंडर में क्या पॉइंट है? जॉब सिक्योरिटी. क्या पॉइंट है? जॉब सिक्योरिटी. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी. अब ओनली सैलरी नहीं, उसमें बहुत कुछ आता है. प्रिंसिपल of appropriate remuneration helps staff or employee financially satisfied as they will work within the organization for long term. एक सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल. चलो एग्जांपल तुमको देता हूं. तुम्हारा वर्किंग क्या है? तो एग्जाम लिखना. तुम्हारा वर्किंग क्या है? एग्जाम लिखना. और तुम्हारे लिए रेम्यूनरेशन क्या? तुम्हारे लिए रेम्यूनरेशन क्या? तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे मार्क्स. ठीक है, तुम्हारे मार्क्स. अगर आप लोग आंसर्स इतने लिखते हैं, ये अभी तक हो चुका है, 10th स्टैंडर्ड में तो बहुत बार हुआ है, आंसर एकदम परफेक्ट एप्रोप्रिएट भर भर के लिख रहे हैं, और आपकी टीचर्स आपको मार्क्स नहीं दे रहे, नेक्स्ट टाइम आप क्या बोलोगे? इतना लिखने का ही नहीं रे, मार्क्स मिलता ही नहीं. एम आई राइट? एम आई राइट? झगड़ा करते बात अलग है, लेकिन तुम लोग ये सोचते हैं ना, नेक्स्ट टाइम आंसर लिखने का नहीं, इतना मार्क्स तो देता है ना हमारा. लेकिन सिंपल सी बात है, हार्ड वर्क तो कर रहे हो, लेकिन आंसर लिखा है वो भी बराबर है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा ना. मालूम पड़ा 3 पेज का आंसर लिखा है, जिसमें 4 पेज गाना लिखा है, 4 पेज डायलॉग लिखा है. 3 पेज के आंसर में, सॉरी 4 लाइन डायलॉग लिखा है, 3 लाइन तुम लोग ने पिक्चर में गाना लिख के है, कौन सा मार्क्स देगा रे? मैं मार्क्स देगा क्या? चल भगा देगा मैं 0 देके. ओके, तो आगे पॉइंट है, उसके लिए भी पॉइंट है. बच्चा आंसर लिख रहा है तो मार्क्स देने का, लेकिन उसके अंदर उसका आंसर का डेप्थ, लैंग्वेज, वो सब भी चेक करना पड़ेगा, तभी मैं मार्क्स दे सकता, अदरवाइज मार्क्स नहीं दे सकता मैं. मालूम पड़ा गाना लिख के आता, काय का मार्क्स मिलेगा रे? ठीक है, तो फिर वही सिंपल सी बात है. अब आप आंसर परफेक्ट लिख रहे हो, आंसर परफेक्ट लिख रहे हो, और मैं परफेक्ट मार्क्स दे रहा है, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा आंसर लिखने का कोशिश करेंगे. लेकिन आंसर परफेक्ट है और मैं मार्क्स नहीं दे रहा है, मैं मार्क्स नहीं दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे आंसर सर हम लिखेंगे नहीं, आप मार्क्स देते नहीं हो. सिंपल सा पॉइंट है. तो यहाँ पे भी पॉइंट है, अगर एम्प्लॉयज फाइनेंशियली सेटिस्फाई रहेंगे, देन दे विल वर्क वेरी हार्ड. और लेकिन इधर भी पॉइंट है, रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द स्किल, एक्सपर्टाइज, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. ये सब पॉइंट भी कन्वर्ट, ये सब पॉइंट भी क्या करना पड़ेगा? ये सब पॉइंट भी कंसीडर करना पड़ेगा. अभी फॉर एग्जांपल जो ट्रेनी है, ट्रेनी मतलब जो ट्रेनिंग पे आया है, ट्रेनिंग पे आया, अभी फॉर एग्जांपल एक कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय है, और जो ट्रेनिंग पे आया है, देखो एम्प्लॉय है और ट्रेनिंग पे आया है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं. एम्प्लॉय को 10,000 मिल रहा है, ट्रेनिंग करने वाले को 4,000 मिल रहा है. क्या ट्रेनिंग करने वाला जाके झगड़ा कर सकता है क्या? ट्रेनिंग करने वाला झगड़ा कर सकता है? नहीं करेगा. क्यों? भाई तेरे पास अभी इतना नॉलेज नहीं है, तेरे पास इतना नॉलेज नहीं है. हाँ, लेकिन अभी ट्रेनिंग करने वाले को 10,000 मिल रहा है, एम्प्लॉय को भी 10,000 मिल रहा है. अब एम्प्लॉय जाके झगड़ा कर सकता है? मेरे पास इतने साल का तजुर्बा है, वो कल का आया हुआ छोरा, उसको इतना पगार दे रहे तुम, मैं काम नहीं करता, चल मैं भी आराम से मेरे हिसाब से काम करेगा, फायदा क्या है? वो ट्रेनिंग वाले को भी उतना पगार, मेरे को भी उतना पगार. ऐसा थोड़ी चलता है, मेरे पास ज्यादा नॉलेज है. तो ये सब पॉइंट क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई कवर के करना लिए पड़ेगा. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम,
TYBCom और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट पॉइंट क्या तैयारी का करना साथ। पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। एंड जो सबसे लास्ट पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब वो वाला ऑर्डर नहीं है, चल भाई काम कर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब यहाँ पे अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। मतलब क्या? मतलब क्या? हमारे ऑफिस में सबके लिए एक स्पेशल प्लेस है, सबके लिए एक स्पेशल प्लेस है, एंड सब चीज उसके स्पेशल प्लेस पे होनी चाहिए। अभी आपके घर में देखो, मम्मी मम्मी के साथ में बहुत होता है, मम्मी हर चीज एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से रखती है, हर चीज ऑर्गेनाइज तरीके से रखती है। मम्मी आपको बोलती है ये चीज ये प्लेस पे ही होना चाहिए, ये चीज वही प्लेस पे होना चाहिए। दैट इज अ प्लेस ऑफ ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। ओके, चलो। हाँ, हम नहीं रखते, बराबर है। और हम नहीं रखते तो उसका ड्रॉबैक क्या होता है? टाइम पे वो चीज मिलती है क्या अपने को? टाइम पे वो चीज मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती है टाइम पे वो चीज। जब जरूरत लगेगा ना तब नहीं मिलेगी। क्यों? हमने सही जगह पे नहीं रखा है, सही जगह पे नहीं रखा है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट है, फिजिकल रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी एट राइट प्लेस एंड मस्ट बी यूज एट द राइट टाइम टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ओके, एवरीथिंग मस्ट बी एट इट्स ओन प्लेस। जैसा अभी आप एग्जांपल देता हूं, घर से निकलते तो पैंट की जेब में आप कीज हो गए, मोबाइल्स हो गए, पर्स हो गए, आप आपके अप्रोप्रिएट जगह पे रखते हो कि जब जरूरत लगेगा तो इमीडिएटली हमारे हाथ में आ जाए, इमीडिएटली हमारे हाथ में आ जाए। जैसा फॉर एग्जांपल, लेफ्टी है तो लेफ्टी है तो वो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली मोबाइल वो पॉकेट में रखेगा, राइट है तो उसके अकॉर्डिंगली रखेगा। एक आदत होती है हमारी, एक आदत होती है, उसको बराबर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि जब जरूरत पड़ी तब हमारे हाथ में मिलना चाहिए। अब जरा सोचो, कभी जाके एक्सचेंज हो गया, गलती से मोबाइल राइट की लेफ्ट पॉकेट की जगह राइट पॉकेट में रख दिया, जान निकल जाती है अपनी। मोबाइल गया किधर? जान निकल जाती है ना, मोबाइल गया किधर? हाँ, थोड़े दिन के लिए ऐसा धक धक हो गया था। ओके, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जगह उसके राइट प्लेस पे होती है एंड उसके राइट प्लेस पे राइट टाइम पे उसको यूज करने का। एंड सिमिलरली इट इज एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज आल्सो, शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस एंड एट राइट जॉब, राइट प्लेस एट राइट जॉब। अभी बंदे के पास कैलिबर है मैनेजर की तो उसको मैनेजर का पोस्ट अपॉइंट करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, पर्सन ए है, उसका नॉलेज है ना फाइनेंस में जबरदस्त है, ध्यान से सुनना, फाइनेंस में जबरदस्त है। मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा है अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट। आप मेरे को बताओ, ये फाइनेंस है, बंदे ए को आप किधर अपॉइंट करोगे? एचआर में अपॉइंट करोगे, मार्केट में, या फाइनेंस में अपॉइंट करोगे? तो सिंपल सी बात है, हम उसको फाइनेंस में अपॉइंट करें, क्यों? उसका नॉलेज फाइनेंस में अच्छा है। तो राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एट राइट प्लेस, राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एट राइट प्लेस। तो सिंपल सा फंडा है, ऑफिस के अंदर सबको जगह है लेकिन सबको अपनी उनकी खुद की स्पेशल प्लेस है। दैट इज कॉल्ड एज एवरीथिंग मस्ट, सॉरी, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी ऑन इट्स ओन प्लेस। मटेरियल है तो मटेरियल की जगह फैक्ट्री में है, मटेरियल की जगह फैक्ट्री में है, आप उसको ऑफिस में नहीं रख सकते, आप उसको ऑफिस में नहीं रख सकते। अभी फॉर एग्जांपल, डेटाबेस की जरूरत ऑफिस में है, आप उसको फैक्ट्री में नहीं रख सकते, आप उसको फैक्ट्री में नहीं रख सकते। दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, और ये इसका शॉर्टकट है बच्चों। शॉर्टकट इधर है, डैड U2C सेंट्रलाइज इसरो, स्क्रीनशॉट ले लो।
और इसमें से अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, कोई सर एक पॉइंट आप वापस से एक्सप्लेन कर दो, या कोई पॉइंट हमको नहीं समझा तो मेरे को जरा बता दो, कोई प्रिंसिपल नहीं समझा तो मेरे को बता दो। अपने पास 15 मिनट का टाइम है, अपन डिस्कस कर लेगा इधर पे। 6 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। एक सिंपल सा पॉइंट ये है, एक सिंपल सा पॉइंट ये है, यहाँ पे ध्यान दो। किसने पूछा था? सेल्विन ने पूछा था। सेल्विन यहाँ पे ध्यान दो बेटा। everyone, either it is manager or employee, should work for organizational interest, for organizational benefit, not for a personal benefit. इंडिविजुअल बोला मतलब पर्सनल, इंटरेस्ट बोला मतलब बेनिफिट। सो आइदर इट इज मैनेजमेंट या मैनेजर हो, या फिर एम्प्लॉय हो, या फिर एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, दे शुड वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट। अभी मैनेजर है, अगर मैनेजर कोई टास्क लेता है या मैनेजर कोई काम करता है, तो मैनेजर पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगा, वो किसके लिए काम करेगा? उसके ग्रुप के लिए, उसके एम्प्लॉय के लिए। Similarly, if employee will work, तो employee will work for organizational benefit, not for personal benefit. That is a principle of subordination individual interest to organizational interest. सिल्विन अभी क्लियर हुआ आपको? सिल्विन, ओके, आगे कोई? 9 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉप्स, टीम वर्क। बेटा टीम वर्क सिंपल सी बात है, वी शुड वर्क एज अ टीम in organization. Everyone work should be work in team, as a team. अलग अलग काम नहीं करने का, बिकॉज एज अ टीम काम करेंगे, इट विल बी वेरी यूजफुल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। 10 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? दैट मीन्स पावर इज इन ओनली वन हैंड और वेरी फ्यू हैंड्स। मतलब पावर लेने का काम किसी एक के पास है, सबके पास नहीं, ये सेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हो गया? पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नाउ मेनी पीपल्स कैन टेक अ डिसीजन, दैट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन। आगे 11 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या? ब्रिंग समथिंग न्यू। कृतिका, मतलब एज अ मैनेजर यू शुड लिसन द सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज और योर सबॉर्डिनेट्स, बिकॉज उससे बेनिफिट क्या होता है? इट विल बी वेरी बेनिफिशियल और इट विल बी वेरी यूजफुल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एंड एज वेल एज एक काम और होता है कि एम्प्लॉय का जो मॉरल होता है, वो मॉरल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एम्प्लॉय एनकरेज हो जाते हैं कि अरे हमारा क्या कर रहे हैं, हमारा सजेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब टाइम पीरियड। मतलब यहाँ पे क्या पॉइंट है मिहिर? मिहिर यहाँ पे ये पॉइंट है कि जो भी एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड किया तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयज क्या करेगा? एफिशिएंटली काम करेगा। आयुषी ने 7 पॉइंट बोला है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब क्या? ध्यान से सुनो आयुषी, स्केलर चेन मतलब क्या? फॉलो द फ्लो। फॉलो द फ्लो। अभी एक फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन अगर वही फ्लो को हम लोग ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। एवरीथिंग शुड मस्ट बी इन अ फ्लो। अगर आपको कम्युनिकेशन करने का है तो कम्युनिकेशन का एक फ्लो है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलर चेन। फेवियन एंड आयुषी, आपका डाउट क्लियर हो गया आई थिंक सो। वहां पे फिलिशा ने बोला 12, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अभी मैंने डिस्कस किया मिहिर के साथ में, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बोला मतलब जॉब सिक्योरिटी। हायरार्की मींस मतलब एक फ्लो होता है बेटा। दीप गया उधर पे। उर्वी, इट कैन बी पॉसिबल, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। जैसा मैं खाली एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे ध्यान दो, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बोलता है एडमिशन से रिलेटेड पावर मेरे पास है, एंड बाकी का जो डिसीजन है, बाकी को डिसीजन है वो ए बी एंड सी को दे दिया कि बाकी का डिसीजन तुम ले लो, बाकी का डिसीजन तुम ले लो।
तो एडमिशन से रिलेटेड डिसीजन प्रिंसिपल के पास है एंड बाकी का डिसीजन ए बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों आ गया। उर्वी, रितांजलि ने बोला थर्ड पॉइंट, रितांजलि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या, यू शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, you should follow rules and regulations, and if rules and regulation properly follow कर दिया तो organizational objective easily क्या होगा, अचीव हो जाएगा। 8th and 4, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या, सेम ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट, सेम रेम्यूनरेशन फॉर एम्प्लॉय विच इज ऑन सेम पोस्ट, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मतलब क्या, तो कमांड मतलब एक डायरेक्शन देने का, सॉरी यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या, तो यूनिटी ऑफ कमांड का यहाँ पे ये मतलब है कि ओनली वन सुपीरियर, ओनली वन सुपीरियर, subordinate will receive order from only one superior and he must or he should report to only one superior। अगर मल्टीपल सुपीरियर के साथ में वो ऑर्डर ये कर लेगा, क्या बोलते हैं, मल्टीपल सुपीरियर के पास से वो ऑर्डर लेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये वेदांत का 15 पॉइंट कहां से आया रे हर्ष, 4th एंड 8th पॉइंट दोनों क्लियर हो गए? ओके, अभी अवल जा गया, अवल बोल कौन सा पॉइंट है तेरे पास, ये बाकी किसी को कोई डाउट है, अनदर पर्सन, अनदर पीपल्स, अदर पीपल्स, बाकी की पब्लिक, आई होप अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इन लोग ने करते करते सब पॉइंट पूछ लिया। ओ हो, अवल ने पूछा डिवीजन ऑफ वर्क। अवल बेटा मेरे को एक क्वेश्चन दे, घर में कोई फंक्शन है, घर में कोई फंक्शन है, वो फंक्शन के अंदर काम सिर्फ और सिर्फ अकेला तू ही करेगा, तो क्या करता है, तो क्या करेगा तू, बता मेरे को। हाँ बेटा ये डाल दे इधर, एस के बाद में टू डाल दे, इधर एस के बाद में इधर टू डाल दे, चल ले तू खुश। अवल क्या करेगा बोल, काम को डिवाइड करेगा। अभी काम को किसके हिसाब से डिवाइड करेगा, तो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अगर केटरिंग केटरिंग का नॉलेज है तो उसको बोलेगा तू केटरिंग का काम संभाल, किसी को डेकोरेशन में नॉलेज है तो उसको क्या बोलेगा, डेकोरेशन के अंदर तू काम कर। तो इसके पर्सन के नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली काम को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क। आगे अदर पब्लिक, बाकी लोग ने तो नो बोल दिया, और कुछ डाउट है? ओके बेटा थैंक यू। ओके ओके चलो, और मेरे को कुछ लोगों से बात करने की है, कुछ लोग को बोलने का है, लेक्चर बंक करते, लेक्चर अटेंड नहीं करते, पेरेंट्स से बात करने वाला उनसे मैं। आप कौन है, समझ जाओ कौन है, आपस में ही समझ जाओ, इम्प्लाइड है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय, बाय बच्चों।